आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 दो ध्रुवता का अंत इस चैप्टर को कवर कराने वाला हूँ। मैं इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने बना रखा है और जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। देखो, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, जो दो ध्रुव है इनका अंत हुआ। तो पहले ये समझ लेते थोड़ा इंट्रोडक्शन इस बारे में कि आखिर ये दो ध्रुवता है क्या। तो देखिए, ये दो ध्रुवता की यहाँ पे बात है, वो बात है अमेरिका की और रूस की। ठीक है, उस समय तो रूस था नहीं, रूस मतलब यूएसएसआर, जिसको कहते थे सोवियत संघ। ठीक है, अब देखिए ये जो है अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर जो है, ये स्टार्ट होता है 1945 से। कहने का मतलब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1939 से लेकर 45 तक। ठीक है, अब 1939 से 45 में जब दूसरा विश्व युद्ध होता था, तो पूरा जो विश्व है दो खेमों में बट गया था। एक को कहते थे मित्र राष्ट्र और एक को कहते थे धुरी राष्ट्र। मतलब पूरा पूरा जो खेम विश्व है दो भागों में बट गया था, और एक भाग में मतलब कुछ पावरफुल शक्तियां थी, दूसरे भाग में कुछ पावरफुल शक्तियां थी। तो इस तरीके से दूसरा विश्व युद्ध में ये लड़ाई चलती है। और जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो ये देखने को मिलता है कि एक साइड जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। तो वहीं जैसे दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, तो ये देखने को मिला कि पूरे विश्व के अंदर केवल दो महाशक्तियां बच गई। मतलब दो ऐसे पावरफुल, इससे पहले तो मतलब बहुत सारे देश थे पावरफुल थे जिन्होंने अपना गुट बना लिया था, लेकिन जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद ये देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में केवल दो ही महाशक्तियां बच गई। और जो दो महाशक्तियां थी उसमें था, एक था अमेरिका यूएसए, और जो दूसरा था वो था रूस। ये दो महाशक्तियां बच गई। अब इसके बाद ये समस्या आती है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो इस वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक एक युद्ध स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं शीत युद्ध। इसकी स्थापना ये स्टार्ट होता है, शीत युद्ध स्टार्ट होता है पूरे विश्व में। ठीक है, देखो शीत युद्ध का मतलब होता है कि जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई तो नहीं होती है, लेकिन इनके जो कलीग होते हैं, इनके जो साथी होते हैं, वो आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, शीत युद्ध में क्या होता है, प्रत्यक्ष जैसे अब जैसे यूएसए और रूस के बीच इस बात का एक वर्चस्व स्थापित हो जाता है कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अब इस चीज को लेकर क्या है, इसने अपनी शक्तियों को दिखाना प्रारंभ किया, रूस ने अपनी शक्तियों को दिखाना प्रारंभ किया, और इस चीज को लेकर ये देखने को मिलता है कि पूरा विश्व जो है वापस से दो खेमों में बढ़ जाता है, दो गुटों में बढ़ जाता है। ठीक है, और तभी से शीत युद्ध की स्टार्टिंग होती है। शीत युद्ध का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं होती है, मतलब लड़ाई जैसी आशंकाएं आती हैं, लड़ाई जैसी समस्याएं आ जाती हैं, स्थितियां बन जाती है, लेकिन फिर लड़ाई नहीं होता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई होता है इस शीत युद्ध के अंदर। ठीक है, हालांकि ये पहला चैप्टर था शीत युद्ध, लेकिन जो क्या है अब डिलीट हो चुका है पिछले 2 सालों से। उससे पहले ये चैप्टर था। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब रूस यूएसए और रूस की बात है, वर्चस्व की लड़ाई है। और जब यही जो वर्चस्व है ये स्टार्ट होता है 1945 से स्टार्ट होता है और 1990 तक जाके ये चलता है, मतलब 1990 में जाके खत्म होता है। क्योंकि 1990 में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो रूस है, रूस मतलब यूएसएसआर, जिसे कहते थे सोवियत संघ। ठीक है, तो जो यूएसएसआर है ये हार जाता है, ये टूट जाता है, और जो यूएसए वो विजयी हो जाता है, वो जीत जाता है। इसको कहा गया है दो ध्रुवता का अंत। मतलब जो पूरा 1945 के बाद जो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, या तो यूएसए या तो रूस। ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं सोवियत संघ, रूस को ही कहते हैं सोवियत संघ। ठीक है, अब बताऊंगा सोवियत संघ रूस को क्यों कहते हैं। तो जो ये जो लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, 1990 में क्या होता है, रूस जो हार जाता है, या फिर जो यूएसएसआर है ये हार जाता है और यूएसए विजयी होता है। और इस तरीके से जब ये 1990 में चीजें होती हैं, इसी को कहा गया है दो ध्रुवता का अंत, कि जो पूरा विश्व है जो दो ध्रुवों में बटा हुआ था वो गया खत्म। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है रूस प्लस का पूर्वी यूरोप का देश। कहने का मतलब ये है, देखो अगर आप विश्व के मैप पे देखोगे तो ऐसे आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे आपको यूरोप मिलेगा, ये इस तरीके से अफ्रीका मिलेगा, और ये पूरा पूरा आपको इस तरीके से एशिया मिलेगा, इस तरीके से करके। ठीक है, तो होता क्या है, जो रूस है, रूस तो इस बहुत बड़ा एक देश था, तो रूस ने क्या किया, इस तरीके से यूरोप का दो भागों में बांट लो। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होगा ये पूर्वी यूरोप होगा, ये पश्चिमी यूरोप होगा। ठीक, और अमेरिका यहाँ पे है। तो होता क्या है, जब 1945 में जो यूएसए और रूस के बीच एक जो वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि दोनों से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो इन्होंने अपना अपना गुट बना लिया। मतलब जो अमेरिका के साथ गया, यूरोप की बात करें तो यूरोप दो भागों में बट गया था ऐसे, और जो पश्चिमी वाला यूरोप था ये अमेरिका के साथ चला गया, अमेरिका की विचारधारा को अपनाने लगा, और जो पूर्वी यूरोप था ये रूस के साथ चला गया। ठीक है, रूस की विचारधारा को अपनाने लगा। इससे पहले कि मैंने ये मैप लगा रखा है, देखो यहाँ पे देखोगे आप, तो इस तरीके की दीवार है जिसे कहते हैं बर्लिन की दीवार। ठीक है, जर्मनी से होके जाती है, बर्लिन की दीवार है।
दीवार की इस साइड जो पूर्वी यूरोप है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में है, मतलब इनकी विचारधारा पे स्थापित हो रखी है। और जो यूएसए है, यूएसए क्या है देखोगे तो ये पश्चिम हिस्से में यूएसए के विचारधारा यहाँ पे स्थापित हो रखी है। तो इस तरीके से पूरा जो विश्व है दो भागों में इस तरीके से बट गया था, और जो ये भाग बटा था ये विचारधारा की लड़ाई थी। यूएसए जो है ये पूंजीवादी विचारधारा पे फोकस करता है, यहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा चलती है, ये पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक है। और जो यूएसएसआर है ये समाजवाद को लेकर चलता है, ये समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो जो ये वास्तव में जो लड़ाई थी ये विचारधाराओं की लड़ाई थी कि कौन सी विचारधारा ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी अर्थव्यवस्था ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा देश ज़्यादा पावरफुल है, इस बात को लेकर ये लड़ाई थी। ठीक है, जो कि क्या खत्म होती है 1990 में जाके, 1990, क्योंकि 1990 में क्या होता है जो यूएसएसआर टूट जाता है, और जैसे ही यूएसएसआर टूटता है वैसे ये होता है कि यूएसए विजयी होता है, ये जीत जाता है। इसको कहा गया है कि दो ध्रुवता का अंत, कि जो दो ध्रुव पूरा विश्व बन गया था इस चीज का अंत हुआ। ठीक है, और यूएसएसआर को रूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यूएसएसआर टूटा तो यूएसएसआर ने जितने भी संधियां कर रखी थी, जितने भी पावर वगैरह थे, सारा जो ट्रांसफर हो गया वो रूस को ही हुआ है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है यूएसएसआर बराबर रूस। ठीक है, मतलब यूएसएसआर जो है जब टूटा तो रूस ही मतलब उसका उत्तराधिकारी बना। आगे देखते हैं, देखो अब देखो चैप्टर स्टार्ट होता है बर्लिन की दीवार से। देखो बर्लिन की दीवार क्या थी, 1961 में बनाई गई थी दीवार, 1961 में बर्लिन मतलब जर्मनी में ये बनाई गई थी। जो ये दीवार है, ये दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। ठीक है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, ये बर्लिन की दीवार है, यहाँ पे साम्यवादी या फिर समाजवादी विचारधारा या फिर पूंजीवादी विचारधारा, मतलब ये विचारधाराओं के बंटवारे का एक प्रतीक है ये दीवार। इसके अलावा ये 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया, बना 1961 में, तोड़ा गया 1989 में। ठीक है, ये 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही यहाँ पे। तो इसके अलावा देखो ये जर्मनी का एकीकरण इसलिए क्योंकि जर्मनी के अंदर ही तो ये बनी थी दीवार इस तरीके से, और जर्मनी को इस तरीके से बांट रखा था। तो जैसे इस दीवार को गिराया जाता है वैसे जर्मनी का भी एकीकरण हो जाता है। जैसे ये पश्चिमी जर्मनी था, ये पूर्वी जर्मनी था, जैसे ही दीवार को गिराया गया ये दोनों एक हो गया, इसलिए कहा गया ये जर्मनी का एकीकरण तथा साम्यवादी खेमे के यहाँ पे आएगा अंत, क्योंकि इससे साम्यवादी खेमे का अंत हुआ। क्योंकि जो 1990 में जाके होता है यूएसएसआर टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और इस तरीके से जो साम्यवादी खेमे का क्या होता है अंत होता है। तो जो ये जो बर्लिन की दीवार है 1989 को तोड़ दिया गया, और जैसे ही तोड़ा गया तो जर्मनी का एकीकरण हुआ और साथ साथ साम्यवादी खेमे के जो अंत है इसकी शुरुआत हो गई, मतलब साम्यवादी खेमा जो क्या हो गया खत्म हो गया। अगला देखो, अगला है सोवियत प्रणाली क्या थी। ये सोवियत प्रणाली थी क्या, देखो तो यह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। जो इस सोवियत प्रणाली है ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। एक छोटा डिफरेंस बता देता हूं मैं, देखो पूंजीवादी और साम्यवादी या फिर समाजवादी। ठीक है, देखो अंतर क्या होता है। जो पूंजीवादी जो एक विचारधारा है ये कहती है कि जो निजी संपत्ति होनी चाहिए, व्यक्ति की जो निजी संपत्ति होती है, खुद की संपत्ति होती है वो होनी चाहिए। मतलब मान लेते हैं एक समाज के अंदर एक छोटा सा वर्ग के बहुत सारी संपत्ति आ गई, एक बहुत बड़े वर्ग के पास छोटी सी संपत्ति है, तो ये सही है। पूंजीवादी कहता है जिसके पास जितना पैसा वो उतना अमीर बनेगा। ठीक है, पूंजीवादी स्किल के ऊपर बात करता है, ये बात करता है पूंजीवाद। जो समाजवादी है, साम्यवादी है, ये होता है, ये कहता है कि जो निजी संपत्ति होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ये वाला मॉडल है कि एक समाज के अंदर एक छोटा सा वर्ग ऐसा होता है जिसका बहुत सारी संपत्ति होती है, एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिसका बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं होती है। तो जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है, जो समाजवादी विचारधारा, ये कहती है कि ये वाली प्रणाली नहीं होनी चाहिए, समाज में इक्वल चीजें होनी चाहिए। इस तरीके से बंटवारा गलत है। समाज के अमीर वर्ग है उसको भी उतना ही अधिकार है जितना गरीब वर्ग को है, दोनों बराबर लेके चलता है। ठीक है, साम्यवादी शासन व्यवस्था या फिर समाजवादी विचारधारा। तो ये अंतर है पूंजीवाद और साम्यवादी या समाजवाद के अंदर। ठीक है, पूंजीवाद निजी संपत्ति के पक्षधर में है, ये क्या इनका मानना है कि निजी संपत्ति होनी चाहिए। साम्यवादी इनका मानना है कि नहीं, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस निजी संपत्ति में होता क्या है, जो अमीर हो और अमीर हो जाता है, गरीब गरीब ही रह जाता है। तो जो समाजवादी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, ये मेजर डिफरेंस है, ये थोड़ा इस पर ध्यान रखना। तो देखो जो सोवियत प्रणाली थी, क्योंकि जो सोवियत संघ था ये साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाती है। ठीक है, साम्यवादी शासन करने की व्यवस्था है, समाजवाद एक विचारधारा है, हमेशा विचारधारा अलग होती है, शासन की व्यवस्था अलग होती है। ठीक है, तो देखो ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। जो सोवियत प्रणाली थी या जो सोवियत संघ है ये क्या करता है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि इनका मानना है समाज के अंदर निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित था। मतलब समाज में निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, समाज में सबको बराबरी का अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए,
ठीक है, कोई अमीर गरीब जैसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के जो जरूरतें हैं, समाज की जरूरतें, उससे प्रेरित था ये सोवियत प्रणाली। देखो, समाजवादी सोवियत गणराज्य जो यूएसएसआर है, रूस में हुई 1917 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। मतलब जो ये रूस के अंदर जो समाजवादी विचारधारा है, ये 1917 के अंदर रूस के अंदर क्रांति हुई थी, जिसे कहते हैं रूसी क्रांति। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो उस क्रांति के बाद ये अस्तित्व में आई थी। कहने का मतलब 1917 से पहले यहाँ पे भी राजा हुआ करता था। ठीक है, उस समय जो जार निकोलस इसका नाम था। ठीक है, तो 1917 से पहले यहाँ पे राजा का ही शासन हुआ करता था। 1917 में क्रांति होती है और वहाँ पे समाजवादी विचारधारा सबसे पहले रूस में ही आती है और फिर यहीं से पूरे विश्व में फैलती है ये। तो ये थोड़ी सी बात थी। देखो, अगर एक नंबर पूछ लो सोवियत प्रणाली क्या थी, तो ये इसका डेफिनेशन है कि एक यह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। देखो अगला, देखो दूसरा विश्व युद्ध तथा दूसरी दुनिया। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जो होता है वो होता है 1939, 1939 से लेकर 1945 के बीच। ठीक है, और दूसरी दुनिया, जो दूसरी दुनिया है ना, देखो दूसरी दुनिया की बात करें तो ये है दूसरी दुनिया। जो जितने भी जो देश है यूएसएसआर के कंट्रोल में थे, यूएसएसआर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे, ये दूसरी दुनिया के कहलाते हैं। पहली दुनिया यूएसए के कंट्रोल में थी। ठीक है, मतलब जो इनके साथ था वो पहली दुनिया कहलाती है। ठीक है, जो दूसरी दुनिया ना, वो यूएसएसआर के कंट्रोल में जो या फिर इनकी विचारधाराओं को, इनके शासन व्यवस्था को जो मानने वाले थे, वो दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। देखो ये बात है दूसरा विश्व युद्ध और दूसरी दुनिया। देखो इसमें क्या पढ़ने को मिलता है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद मतलब 1945 के बाद पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। सोवियत संघ का कब्जा इसलिए हो पाया क्योंकि देखो होता क्या है, एक चीज और समझ में आपको। देखो मैप पे देखो, रूस हालांकि यहीं तक है, रूस इतना ही है, रूस देखो तो इतना ही है, लेकिन रूस ने क्या किया, जो पूर्वी यूरोप इस पे कब्जा कर लिया। कब्जा ऐसा नहीं किया कि आक्रमण करके कर लिया। अब जैसे जब 1945 के बाद जब देश मतलब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो जो छोटे छोटे यहाँ पे जो देश हुआ करते थे, यहाँ पे भी राजतंत्र था। तो रूस ने क्या किया, यूएसएसआर ने क्या किया, इनकी मदद की, यहाँ के राजा को हटाया और यहाँ के जो समाज के अंदर जो सामाजिक भेदभाव है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए, उनकी मदद की। तो लोगों को ये वाली विचारधारा अच्छी लगी, तो इस प्रकार से यूएसएसआर ने क्या किया, इन लोगों की मदद करी और अपनी विचारधारा को यहाँ पे थोपा, यहाँ पे रखा और लोगों ने उसे अपना भी लिया। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, देखो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। ठीक है, सोवियत संघ ने इन देशों को फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया, मतलब जो राजा वाला जो शासन व्यवस्था था इसको मुक्त कराया, जो रूढ़िवादी जो वर्ग जो शासन कर रहा था इससे मुक्त कराया और इन देशों की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को सोवियत प्रणाली में ढाला। सोवियत प्रणाली मतलब वही जो हमने अभी पिछले पढ़ा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, निजी संपत्ति का पूरा विरोध किया जाता है, समाज के हर वर्ग को समानता के रूप में देखा जाता है, सबको साथ लेकर चलने की बात की जाती है, सबको रोजगार की बात कही जाती है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें ही समाजवादी खेमे का देश अथवा दूसरी दुनिया कहा जाता है। जो यूएसएसआर यह सोवियत संघ के साथ से, उन्हीं को कहा जाता है समाजवादी खेमे का देश या फिर दूसरी दुनिया, इनको कहा जाता है। अगला देखो, अगला है सोवियत प्रणाली की विशेषता। अभी हमने पढ़ा सोवियत प्रणाली क्या थी, तो सोवियत प्रणाली की पूंजीवादी जो विचारधारा है इसका विरोध करती है। ठीक है, सोवियत प्रणाली और समाज के आदर्शों और समतामूलक विशेषताओं पर चलती है ये सोवियत प्रणाली। अब इसकी विशेषताएं पढ़नी है कि सोवियत प्रणाली में है क्या, तो वही चीजें पढ़ने को मिलेंगी। देखो, सोवियत संघ की संचार जो प्रणाली थी बहुत ही उन्नत थी। सोवियत प्रणाली की विशेषता यहाँ पे मतलब जो हमने यूएसएसआर में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें देखने को मिली है, कि मतलब जब यूएसएसआर है इसके अंदर क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली है, कि ये सारी चीजें पढ़ने। तो देखो, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, पहला विशेषता थी। अगला, सोवियत संघ की दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्था से आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ बहुत बड़ा था, तो अपनी संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसलिए वो आपस में कनेक्ट थे। उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद इत्यादि शामिल था। इसके अलावा सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग, मतलब घर के अंदर जो लोग उपभोग कर रहे चीजों को, बहुत उन्नत था। पिन से लेकर कार तक सभी चीजें का उत्पादन होता था। मतलब सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर था, इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट था, इतना ज्यादा स्वतंत्र था कि अपने देश में ही क्या है, वो सुई से लेकर कार तक सारी चीजों को बना भी लेता था और इसके अलावा अपने देश की जरूरतों को पूरा भी कर देता था। मतलब बाहरी देशों से उसको मंगाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं थी। इसके अलावा सरकार अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। कहने का मतलब क्या है कि सरकार ने ये तय कर दिया था कि महंगाई इस दर से मतलब कि इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब महंगाई को एक फिक्स कर दिया था। ठीक है, रोजगार के जो वेतन वगैरह उसको फिक्स कर दिया था। तो इस तरीके से जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको उस स्तर को सुनिश्चित कर दिया था कि नागरिक को इतना तो मिलना ही चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजों जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी, मतलब ये सारी चीजें कम दामों पे लोगों को उपलब्ध कराई जाती थी। तो यही सोवियत प्रणाली में देखने को मिला कि सोवियत प्रणाली में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और यही रीजन रहता है कि जो बाकी जो देश हैं, जो भी यूएसएसआर के कंट्रोल में थे, इनके साथ गए, वो इन्हीं सब चीजों को देख के ही गए हैं कि जो सोवियत संघ है अपने नागरिकों को इस तरह की सुविधाएं दे रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं यूएसएसआर में। अगला देखते हैं, अभी हमने पढ़ा सोवियत संघ की या जो सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या। अब हमें पढ़ने कमियां, आखिर ये कमियां क्या है इसमें। तो देखो, सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के हिसाब से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। मतलब ये पिन से लेके कार तक सभी अपने देश में बना रहे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करें, तो इनकी वस्तुएं पिछड़ जाती हैं पश्चिमी देशों से। जो पश्चिमी देश है जैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, इनके देश में जो चीजें बन रही है वो क्वालिटी में अच्छी हैं, तो उनसे ये पिछड़ जा रहे हैं। इसके अलावा भूमि और सभी संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण है। ठीक है, यहाँ पे देखो निजी संपत्ति होती नहीं है, एक बड़ा वर्ग बहुत सारी संपत्ति लेके नहीं बैठ सकता। यहाँ पे सारी भूमि पे, सभी संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण, सरकार का कंट्रोल है। एक थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है इसको लेकर। ठीक है, अगला देखो, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। नौकरशाही का मतलब जो अधिकारी वर्ग है इनका शिकंजा कसता गया। मतलब अगर मान लेते सारी भूमि पर, सारी संपदा पर सरकार का नियंत्रण है, तो सरकार अपने कंट्रोल में, मतलब अपने अनुसार उसको चलाती है। अब सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं वो इसका दुरुपयोग कर लेते हैं, तो जो नौकरशाही वर्ग है इसका शिकंजा कसता चला गया। लोकतंत्र तथा अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव हो गया। यहाँ पे थोड़ा ये देखने को मिला कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। अब व्यक्ति, जो लोगों की समस्याएं हैं, अब लोग अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं नहीं रख पा रहे हैं। सरकार को जो दिख रहा है वही समस्याएं हैं, जनता अपने आप से नहीं बता पा रही कि उनको और क्या चाहिए। इसके अलावा सोवियत संघ से केवल एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। यहाँ पे दूसरी पार्टी के लिए कोई जगह ही नहीं थी, केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, यही शासन में थी। इसके अलावा पार्टी जनता की इच्छाओं को नजरअंदाज करती थी, एक कमी ये था। और इसके अलावा प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा में पश्चिमी देशों से पिछड़ गए। ठीक है, ये भी इसकी कमी निकली। अपने नागरिकों की राजनीतिक तथा आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए ये। इसके अलावा अगला जो है 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। कहने का मतलब अपने देश में यूएसएसआर के अपने ही देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन होता क्या है, यूएसएसआर जो है ये अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो यूएसएसआर था ये क्या करता, छोटे छोटे देशों को मदद भी करता था, कभी कभी क्या आर्थिक मदद भी किया करता था। ये आर्थिक मदद, सैन्य मदद, मतलब हर रूप से इनकी मदद करता था। अब होता क्या है, देखो यूएसएसआर हालांकि इतना भी पावरफुल नहीं था, आर्थिक रूप से इतना भी मजबूत नहीं था। अपने ही देश के अंदर, इनके ही देश के अंदर लोग बेरोजगारी, महंगाई वगैरह इन सब चीजों से भी जूझ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद क्या है, 1979 1789 के अंदर क्या है, ये क्या करता है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है। मतलब अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देता है, पैसों की मदद देता है। ठीक है, जिससे क्या है, मतलब अपने देश के जो संसाधन है वो अफगानिस्तान को देना स्टार्ट कर देता है, ताकि अफगानिस्तान भी इसके विचारधाराओं से प्रभावित हो और इसके विचारधाराओं के साथ जुड़ जाए। ये चाहता था रूस, इसलिए उसको रूस ने आर्थिक मदद दिया। तो ये भी कुछ एक कमी निकल के आई कि अपने ही देश में इतने सारी समस्याएं हैं, तो उसने अपने देश को नहीं देखा, बाकी सिर्फ अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाने के लिए इन्होंने क्या है, अपने संसाधनों को बाकी देशों के साथ बांटने स्टार्ट कर दिया, फिर आर्थिक मदद करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सोवियत प्रणाली की कुछ कमियां निकल कर आई। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या है, हर एक पॉइंट को मैंने कवर करा रखा है, छोटे छोटे पॉइंट बना रखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।